जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सीएपीएफ एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, वो सिविल सर्विसेज हो, इवन आपका सीडीएस और एनडीए के लेक्चरेट टॉपिक्स हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल भी, क्योंकि हम ऑन अ डेली बेसिस हर चीज पर, बहुत सारी चीजों पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। द बेस्ट आई वुड से कि जिस चीज पे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया जाता है सोसाइटी में इन जनरल, चाय पे चर्चा, दैट इज पॉलिटिक्स, कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। तो ये आर्ग्यूमेंट राइटिंग जो है, या कह लीजिए आर्ग्यूमेंट करना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स का एक बहुत नेचुरल फिनोमिना है। बट अब यहां पर सवाल आता है आपके एग्जाम का। सीएपीएफ पेपर 2 में 40 नंबर का 40 मार्क्स का जो है आर्गुमेंट राइटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही करने हैं। और अगर मैं देखूं पूरे पेपर 2 का 20% आर्गुमेंट राइटिंग है। बहुत बढ़िया, 40 नंबर का 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के। बट यहां पर जो आर्गुमेंट जो मैंने आपको बताया आप डेली बेसिस पे करते हैं, वैसा ही आर्गुमेंट जो है नहीं लिख के आना है। थोड़ा सा चीजें जो हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। जनरली हमें ये लगता है कि आर्गुमेंट राइटिंग में आपको फॉर और अगेंस्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, यही लिखना है, 2 व्यू पॉइंट्स को लिखना है। थोड़ा सा ब्रॉडली ठीक है, बट बहुत सारे इसमें फर्दर नुएंसेस हैं, ब्रीफ पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं। आखिरी तक देखिएगा वीडियो को, छोटा वीडियो रहेगा बट इंपॉर्टेंट है। इसमें डूज एंड डोंट्स क्या होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं आर्गुमेंट राइटिंग को लेकर, वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आपको एक अच्छा आर्गुमेंट लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि क्लेम, ठीक है जी, एविडेंस, रीजनिंग, अपोजिंग क्लेम, काउंटर क्लेम। देखो, क्लेम क्या होता है? जब भी आप, मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एग्जांपल लेता हूं, आप कहते हैं कि जी ए पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, तो वहां पर आप एक क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक ओपिनियन है, एक बिलीफ है, जो कि आपने बहुत सारी चीजों पे बेस किया है। तो ये आप जब इस चीज को स्टेट कर रहे हैं कि ए पॉलिटिकल पार्टी इज गुड, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है, तो आप जब इस चीज को कहते हैं तो आप एक ओपिनियन, एक बिलीफ बता रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है? एविडेंस। देखिए, एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि लॉजिकल, भाई एविडेंस दो यहां पर। तो एविडेंस होता है स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट, एनेक्डोट्स। तो ये चीज क्या है? आपके जो आर्गुमेंट है या जो आपका ओपिनियन है, स्टेटेड बिलीफ है, उसको बैक करता है, उसको बताता है कि ये इन मुद्दों पर या इन पॉइंट्स पर आपने अपना आर्गुमेंट रखा है या अपना आर्गुमेंट फॉर्म किया है, अपना ओपिनियन फॉर्म किया है। तीसरा चीज आता है रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग, जो आपने एविडेंस देखे, जो डाटा देखा, उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं उस डाटा को अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे एक ही डाटा जो है 2 तरीके से उसको यूज किया जा सकता है आर्गुमेंट राइटिंग में। जैसे कि हम कहते हैं कि भारत का संविधान जो है पिछले 75 सालों में, उसमें 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अब देखो, एक इसमें व्यू पॉइंट हो सकता है कि कोई कह सकता है कि देखिए आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि आप लगातार जो है संविधान में चेंजेस कर रहे हैं और आपकी इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, आप बहुत कियोटिक डेमोक्रेसी हैं। दूसरी तरफ इसका आर्गुमेंट यही, इसी सेम फैक्ट को लेकर एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि हम एक एवर इवॉल्विंग डेमोक्रेसी हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ही पकड़कर हमेशा बैठे रहें। समय के साथ साथ जो बदलाव आ रहे हैं हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। तो यहां पर एक सेम फैक्ट को आपने जो है 2 तरीके से रखा गया। एक ओपिनियन था, ठीक है, एक ओपिनियन था, और एक आपका फैक्ट था, एविडेंस था, और रीजनिंग था। तो रीजनिंग ने उस फैक्ट को कैसे यूज किया, ठीक है, अपने क्लेम को रखने के लिए, अपने ओपिनियन को रखने के लिए। तो मैंने एक फैक्ट बताया जो सेम फैक्ट है, जो बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, बट इसमें 2 ओपिनियन निकल कर आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, इसमें एक और मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में एक
सेम पॉइंट ये आता है कि हर 2-3 महीने में 6 महीने में जो है चुनाव होते रहते हैं, इससे जो है बहुत सारा खर्चा होता है, क्लैरिटी नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन को, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन चुनाव कराने में ही व्यस्त रहता है। अब इसीलिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ताकि सरकार का फोकस क्लियर हो। एक बार इलेक्शन हो गए तब पूरा का पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र जो है जो काम है, मेन काम है, उस पर लग गया। अब दूसरा इसी सेम चीज को लेकर एक काउंटर पॉइंट क्या कहा जाता है, अपोजिंग क्लेम क्या है कि इससे सरकार की जवाबदेही बनी रहती है। रेगुलर इलेक्शंस हैं तो सरकार को पता है कि इलेक्शंस हैं, तो वो कुछ भी ऐसा स्टेप ना ले, ड्रास्टिक स्टेप ना ले जो कि देश को पीछे ले जाए, और इससे सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है बनी रहती है, और जो है लगातार सरकार जो है लोगों को लेकर जवाबदेही रहती है। तो ये एक इसी सेम फैक्ट को आपने अलग तरीके से प्रेजेंट किया, तो एविडेंस था, उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज योर रीजनिंग। आई होप दैट इज क्लियर रीजनिंग। तो एविडेंस और रीजनिंग में डिफरेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है अपोजिंग क्लेम। देखिए अपोजिंग क्लेम क्या होता है? अपोजिंग क्लेम होता है कि जब आप एक अपने ओपिनियन को रख रहे हैं और उसको एक एविडेंस से बैक कर रहे हैं, उसकी रीजनिंग दे रहे हैं, तो आपको पता है कि उसके खिलाफ क्या पॉइंट आ सकता है, ठीक है, उसको लेकर क्या जो है जो दूसरी पार्टी है उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो उसको लेकर जो है जब आप क्या करते हैं, वो हो गया अपोजिंग क्लेम। अब इस अपोजिंग क्लेम को विद एविडेंस, विद फैक्ट्स, विद डाटा जब आप काउंटर करते हैं और बताते हैं सामने वाले को कि आपका ये जो ओपिनियन है ये गलत है या ठीक नहीं है या ये फैक्ट से परे है, तब वो काउंटर क्लेम कहलाता है, ठीक है। तो अपोजिंग क्लेम और काउंटर क्लेम में डिफरेंस क्लियर हुआ। अपोजिंग क्लेम हो गया कि सिंपली दूसरे का व्यू पॉइंट क्या है, पर जब आप उसको काउंटर करते हैं विद फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, तो वो काउंटर क्लेम कहलाता है। क्लियर? तो ये सबसे पहले आपको थोड़ी सी निटी-ग्रिटीज हैं, थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए। चलो, अब एक अच्छा आर्गुमेंट राइटिंग के लिए एक ट्रिक है एसिस या असिस्टेंट कमांडेंट एक्सीलेंट सर्विस, ऐसे याद रख लो, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट है फॉर या अगेंस्ट, मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर आप एक पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, एक आर्गुमेंट ले रहे हैं कि होना चाहिए, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये आर्गुमेंट हो गया। फिर जो है उसको लेकर क्लेम क्या है, क्या क्या जो पॉइंट्स आपने रखे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर एविडेंसेस हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको लेकर आप क्या फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, एनेक्डोट्स कोट कर रहे हैं, कैसे उसको रीजनिंग दे रहे हैं, ठीक है, एविडेंस प्लस रीजनिंग, मैंने आपको डिफरेंस समझाया। फिर आप उसको फाइनली समराइज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पहले आपने टॉपिक चूज किया, कुछ भी, ठीक है, जनरली एग्जाम में आपको दोनों रोल प्ले करने हैं। ऐसे समझो आपको बीजेपी और कांग्रेस या पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी, दोनों के रोल प्ले करने हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है बट जनरली नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं, उसके फेवर में जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं, टेक अ पोजीशन, उसको लेकर हम पोजीशन लेते हैं, फिर उसको लेकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर हम उन एविडेंसेस को लॉजिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, फिर उसको लेकर लोग काउंटर करते हैं कि नहीं, ये जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो इसका काउंटर क्या है, इसको लेकर फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका डूज एंड डोंट्स ऑफ आर्गुमेंट राइटिंग। देखिए जैसे कि मैंने पहले वीडियोस भी बनाई जिसमें मैंने ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ऐसे और रिपोर्ट राइटिंग की बात करी, तो मैंने उसमें हमेशा ये कहा कि जब आप लिखते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डूज एंड डोंट्स। इसमें डोंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है डू से, ठीक है, क्या नहीं लिखना है, क्या चीजों का, किन चीजों को आपने अवॉइड करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डोंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोंट्स में सबसे पहले आता है डोंट रिलाई ऑन ओपिनियन ऑफ और पर्सनल बिलीफ। देखिए अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे पर्सनल बिलीफ, एक है आपका, आपको ऑलरेडी टॉपिक दे दिया गया है, ठीक है, उस पे आपको जो ओपिनियन और पर्सनल बिलीफ है उसमें इमोशनल अपील नहीं होनी चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कि नहीं नहीं यही है, ठीक है, तो उसमें इमोशनल अपील, पर्सनल बिलीफ या ओपिनियन नहीं, एक जनरल डाटा बेस्ड आपने आर्गुमेंट रखना है,
डोंट यूज फैलेसिस, एरर्स, ठीक है। अगर आप एरर रख रहे हैं, फैलेसिस को यूज कर रहे हैं, गलत डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट आपका वीक हो जाएगा। सो अवॉइड यूजिंग रॉन्ग डाटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोंट मेक क्लेम्स यू कांट सपोर्ट, ठीक है। ऐसे क्लेम्स ना करें, ऐसे ओपिनियन ना रखें जिनको आप एविडेंस से बैक नहीं कर सकते, उस जिसकी रीजनिंग नहीं दे सकते आप, ठीक है। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं कि लाइक आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि कहेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खराब हैं, ठीक है। इसको लेकर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बट जब आप जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, हाँ, अगर कोई रिसर्च हुई है और कोई अच्छी रिसर्च हुई है, अच्छी यूनिवर्सिटी की, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन की, उसको आप बैक कर रहे हैं, मतलब उसको यूज कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट में कि देखिए वहां पर ऐसा हुआ था, उन्होंने इस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट रखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब ये क्लेम जो क्या है, एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स के खिलाफ में है, उल्टे में है। तो या फिर आज से 500-600 साल पहले जब ये कहा गया कि जी इट इज जो है धरती घूम रही है जो है सूरज के इर्द गिर्द, सूरज नहीं घूम रहा है, तो ये क्या है, उसको लेकर एविडेंस रखने की बात है। तो लोगों ने एविडेंस नहीं सुना। तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई चीज रखें तो उसके पीछे आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका डोंट डाइग्रेस। जनरली ये भी एक बहुत आर्गुमेंट राइटिंग में बहुत बार होता है कि हम बात किसी और चीज की कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे हम कहीं और पहुंच जाते हैं। जनरली टीवी डिबेट्स में आप इस चीज को बहुत ज्यादा रेगुलरली देखेंगे। कई बार आपने देखा होगा एंकर्स बोलते भी हैं कि भाई साहब ये मुद्दा ही नहीं था जिस पे चर्चा हो रही थी, आप कहीं और ही पहुंच गए। तो ये खासकर आपको आर्गुमेंट राइटिंग में ध्यान रखना है। पूछ रहा है चीन के बारे में, आप जापान के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, हाँ, चीन और जापान का रिलेशन है वहां पर कहीं तो लिख सकते हो, बट अदरवाइज द आइडिया हियर इज दैट यू कैन नॉट गो हेवियर, ठीक है। आप मन मर्जी कुछ भी लिख रहे हो, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है डोंट यूज इमोशनल अपील्स एक्सेसिवली। इस जाति के लोग सारे इकट्ठे हो जाएं, इस धर्म के लोग इकट्ठे हो जाएं, या इस भाषा के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो मतलब इस तरीके की इमोशनल अपील्स या इनके साथ अत्याचार। देखो यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे कि वेस्टर्न मीडिया क्लेम करती है, देखिए इंडिया एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब 140 करोड़ की जब जनसंख्या होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। मान लीजिए उसमें एक या दो ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, या हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, या जाति को लेकर झगड़ा हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा देश इंटॉलरेंट है, ठीक है। तो यू कैन नॉट क्लेम दैट द होल कंट्री इज इंटॉलरेंट। तो ये क्लेम ठीक है, certain media houses, certain personalities based on their political beliefs can make that generalized statements, but as a student, as a aware citizen, if you are making this kind of a generalized statement, that weaken your argument, ठीक है, कि आप एक इंसिडेंट को लेकर पूरे के पूरे उसको पेंट नहीं कर सकते। मतलब यह कहा जाता है ना कि एक व्यक्ति से पूरा समाज या पूरा देश खराब नहीं हो जाता, या एक सर्टेन इंसिडेंट से आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी या पूरे के पूरे देश को जो है पेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका डोंट अटैक योर ऑडियंस, ठीक है। अब ऑडियंस यहाँ पर अटैक करने का मतलब आप बोल तो रहे नहीं है, लिख रहे हैं, तो लिखने में ना ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप जो है खराब बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल खराब है, अवॉइड यूजिंग द नेम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि नहीं जी बिजनेस हाउसेस तो सारे चोर हैं, तो ये क्या है, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। बिजनेस हाउसेस दे आर गिविंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, दे आर गिविंग जॉब्स टू द पीपल, ठीक है, सरकार कह रही है इन्वेस्टमेंट करो, यू आर सेइंग कि नहीं ये खराब है, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो यू हैव टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, यू हैव टू गिव द फैक्ट्स। सो आइडिया हियर इज कि आप जब अटैक ना करें, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन ड्रॉ ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डूज में बहुत सिंपल चीजें हैं, क्लियर स्टांस होना चाहिए, ठीक है। एक चीज जब आप फेवर में लिख रहे हैं तो बहुत क्लियरली लगना चाहिए कि आप एक उस चीज के फेवर में बात कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को लेकर बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपके दिमाग में। थॉरो रिसर्च आप ऑब्वियसली पेपर में बैठ के नहीं करेंगे, वो आपका काम अभी प्रिपरेशन स्टेज का है। तो ये जो हम सारे सेशंस लेकर आने वाले हैं जिसमें हम ये आर्ग्यूमेंट राइटिंग डिस्कस करेंगे, फेवर में अगेंस्ट में बातचीत करेंगे, तो इसमें यहां पर क्या होगा, थॉरो रिसर्च, फैक्ट्स, फिगर्स, डाटाज को चीजों को रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पर रखना।
देखो जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप जो है प्रॉपर जो है फैक्ट फिगर डाटा कोट करें। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, एज पर दिस रिपोर्ट्स। ये सारी चीजें इससे ये होता है कि आप एक चीज को लेकर कोट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, डू क्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक जो है बहुत क्लियर स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहा जाता है। वो वैसे एग्जामिनर ने आपको जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो क्लियरली दे दिया गया है वहां पर, ठीक है। एंटिसिपेट अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, तो जब आप फेवर में लिख रहे हैं तो आपको पता है कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या व्यू पॉइंट्स होंगे। तो जब आप उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिख रहे हैं तो वो जो फेवर में जब आप पॉइंट लिख रहे थे तो जो आपके दिमाग में उसके अपोजिंग पॉइंट आ रहे थे, अपोजिंग क्लेम आ रहे थे, तो उन अपोजिंग क्लेम को आपको काउंटर क्लेम करना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है डू यूज स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एंड लॉजिक, ये हम बार बार बात कर रहे हैं। डू एम्प्लॉय विविड लैंग्वेज एंड परसुएसिव टेक्निक्स, ठीक है। तो परसुएसिव लगना चाहिए कि आप किसी को कन्विंस कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके आर्गुमेंट में वो क्षमता है कि आप किसी को समझा रहे हैं, उसको लग रहा है कि हाँ भाई बंदे की बात में दम है, ठीक है। तो वो चीज यहां पर आनी चाहिए। उसके बाद आपका फॉर्मल टोन। अब मैंने जब कहा पॉलिटिकल पार्टीज का रोल प्ले करना है आपको, पॉलिटिकल पार्टी ए और बी, इसका मतलब ये नहीं गाली गलौज करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत फॉर्मल आपका, कहते हैं ना, आर्ग्यूमेंट अगर आवाज तेज हो रही है तो मतलब आपका आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। आप जो है अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं अपनी वॉइस को रेज करके। आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके रीजनिंग और लॉजिक के बेसिस पे, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है कि फॉर्मल टोन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब वो अग्रेसिव टोन वहां पर जब लिख रहे हैं तो वो नहीं वहां पर फील होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका जो है हाँ, मतलब जैसे अभी हमने कहा ना कि जब मेरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है तो मतलब अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप एक फॉर्मल टोन को रखेंगे। ये था आर्ग्यूमेंट राइटिंग को लेकर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये सारे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चीज लिखनी है और किस डायरेक्शन में लिखनी है, ठीक है। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है। जब हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लैरिटी होगी कि कैसे हम चीज़ों को लेकर जाएं। बट इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि कैसे सोचना है, क्या ब्रॉड आउटलाइंस हैं, क्या इसमें डूज एंड डोंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।